संदेश झूठ से हटके। कुछ राजनीतिक आंकड़े आप अपने ध्यान में रखिए तो आज के मतदान की तस्वीर आपको कुछ साफ होते दिखाई पड़ेगी। पहला आंकड़ा यह है कि जिन क्षेत्रों में ये चुनाव हुआ उनमें कम से कम 2 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का खाता तक नहीं खुला था 2022 के विधानसभा चुनाव में। एक आजमगढ़ और एक अम्बेडकर। दूसरा आंकड़ा यह है कि 14 की 14 सीटों में कोई भी संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां पे समाजवादी पार्टी की मौजूदगी न हो विधानसभा चुनाव के दौरान। चाहे 1 सीट जीते हो चाहे 2 सीट जीते हो, लेकिन वो मौजूद है। जबकि भारतीय जनता पार्टी कम से कम 2 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे बिल्कुल गायब है, वहां ही नहीं है। तीसरी चीज कि जब बाद में विधानसभा चुनावों के बाद स्थानीय निकायों के चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी के मतों की तुलना में समाजवादी पार्टी का मत प्रतिशत बढ़ा। चौथा आंकड़ा यह है कि आज जो मतदान हुआ है वह मतदान का प्रतिशत लगभग 53% है और जो 2019 का चुनाव हुआ था उसमें लगभग 64% मतदान हुआ था। तो 11% मतों की गिरावट का कोई ना कोई राजनीतिक संदेश तो है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? और भी तब जब कोई लहर किसी के पक्ष में नहीं है, राजनीतिक मुद्दों पे चुनाव लड़ा जा रहा है और सत्तारूढ़ दल ने जिन मुद्दों के आधार पे लोगों के ध्रुवीकरण की कोशिश की वह मुद्दे लोगों ने स्वीकार नहीं किए, वो चल नहीं पाया। ये राजनीतिक तथ्य हैं जो आपको आज के मतदान के उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति हो सकती है इसकी ओर संकेत कर सकते हैं। आपको याद होगा कि 2 संसदीय क्षेत्र ऐसे हैं जो 2019 के जबरदस्त लहर में भी 1% से भी कम अंतर पे चुनाव वहां बीजेपी ने जीता था। वो है मछली शहर और श्रावस्ती। अब आप ये अंदाज लगाइए कि कोई ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है। आप शुरू कीजिए डुमरियागंज, महाराजगंज, संत कबीर नगर, बस्ती, श्रावस्ती, इधर जौनपुर, मछली शहर, भदोही, इलाहाबाद, फूलपुर, कोई ऐसा संसदीय क्षेत्र नहीं है जहां पे भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती न हो। अगर उनका ध्रुवीकरण नहीं चला तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने अपने सामाजिक समीकरणों को फैलाने की कोशिश की। वह जो उसके परंपरागत वोट बैंक है उससे अलग निकल करके गैर यादव बैकवर्ड्स को अपने साथ लेने का प्रयास किया और सवर्णों को भी अपने साथ लेने का प्रयास किया। सवर्ण उम्मीदवार उन्होंने भी अच्छे खासे उतारे। या गठबंधन के जो सवर्ण उम्मीदवार हैं, एकमात्र सीट गठबंधन की एक अलग है, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से अलग है, वो भदोही की सीट है जहां पे तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार ललितेश त्रिपाठी मैदान में है और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता उनके साथ है। ललितेश चूंकि कांग्रेस पर रहे हैं इसलिए कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ उनके कनेक्ट को लेकर भी कोई बहुत समस्या नहीं थी, लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी आगे बढ़ चढ़ करके उनकी मदद करते हुए दिखे। अब अगर ये जो 11% मतों का अंतर है वह किसका मतदाता है जो बाहर नहीं निकला? अगर मेरी अपनी मान्यता है, मेरी अपनी समझ है कि सत्तारूढ़ दल का मतदाता शांत नहीं होता और उसमें उत्साह की कमी नहीं होती, वो निकलता है। अगर उसको वर्तमान सत्ता को सरकार में लाना है, अगर उनको अपने इस सरकार को रिटेन करना है तो वह उत्साह से निकलता है। या विभिन्न राज्यों के चुनावों से आप इसका आकलन कर सकते हैं। निश्चित रूप से जब हराना होता है, जब सत्ता को जो वर्तमान सत्ता उसके खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है, तब जबरदस्त तरीके से मतदान होता है और तेजी से मतदान होता है, क्योंकि नाराज व्यक्ति की प्रतिक्रिया बहुत ज्यादा होती है।
और जब नाराज व्यक्ति प्रति दोनों तरह की दोनों स्थितियां उसमें होती हैं कि वह सत्ता को बहाल भी करना चाहते हैं या सत्ता को हटाना भी चाहते हैं। ये दोनों चीजें, दोनों में से कोई एक होगा ही होगा। और जब ज्यादा मतदान होता है तो ज्यादा इस बात की संभावना होती है, ज्यादा इस बात के परिणाम में सामने आए हैं कि सत्ता बाहर हो गई, जो राजनीतिक दल सत्ता में था वो सत्ता से बाहर हो गया। लेकिन जब कम मतदान हुआ है उसमें ज्यादातर बार उसने इनकम्बेंट को, मतलब वर्तमान सत्ता को नुकसान पहुंचा है, उसको सत्ता से बाहर जाना पड़ा। तो जो 11% लोग कम निकले उत्तर प्रदेश के इस छठवें चरण में, ये कौन लोग हैं, ये बड़ा सवाल है। और उसमें भी जैसे कि फूलपुर संसदीय क्षेत्र है जहां का मैं भी मतदाता हूं, वहां सबसे कम मतदान। फूलपुर संसदीय क्षेत्र में 2009 में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कब्जा किया था पहली बार। उसके पहले वहां पे गैर भाजपा ही चुनाव जीतती रही। समाजवादी पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं चुनाव जीता। उस 2014 के बाद जो उपचुनाव हुआ 2018 में, उसमें समाजवादी पार्टी जीत गई फिर से। फिर जब 2019 का लोकसभा का चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन, उसमें भारतीय जनता पार्टी जीती, केसरी देवी पटेल चुनाव जीती। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बदल दिया और एक फूलपुर संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्र के वर्तमान विधायक को ही पार्टी का उम्मीदवार बना दिया, वो भी पटेल ही है। तो यहाँ भी स्थिति, समाजवादी पार्टी ने कोई एक तरफा चुनाव नहीं होने दिया। बहुजन समाज पार्टी के उपस्थिति को लेकर के जो ये आशंका व्यक्त की जा रही थी कि हो सकता है कि मतों का बंटवारा हो, लेकिन जितनी मैंने लोगों से बात की, जितना मैंने समझने की कोशिश की, कोई यह चुनाव पूरी तरह से दो ध्रुवी है, कांग्रेस, बीजेपी और गैर बीजेपी, दूसरा कोई नहीं है। और गैर बीजेपी जो मतदाता है उसको गठबंधन का कोई उम्मीदवार हो, चाहे वो कांग्रेस का उम्मीदवार हो, चाहे समाजवादी पार्टी का उम्मीदवार हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस का उम्मीदवार हो, उनके साथ जाने में उनको कोई सुविधा नहीं, उनके बीच में कोई संघर्ष नहीं दिखा। चुनाव प्रचार के दौरान भी जो गठबंधन के सदस्य हैं उनमें, उनके कार्यकर्ताओं में भी कोई इस तरह की नाराजगी नहीं दिखी या आपसी तालमेल भी नहीं दिखा। ऐसी चीजें सामने नहीं है। तो इस सवाल यह है कि जो 11% कम मतदान हुआ है, यह मतदान किसका है? ये कम लोग क्यों निकले? 2019 की तुलना में मतदान कम हुआ, इसका असर, इसका नुकसान किसको होगा? मेरा अपना मानना यह है कि भारतीय जनता पार्टी चूंकि अपने मतदाताओं के बीच में, अपने उन मतदाताओं के बीच में जो प्रतिबद्ध नहीं है, उनको अपनी तरफ आकर्षित करने में विफल रही। विफलता का एक कारण जो मैं मानता हूं कि सरकार में रह करके आपका नैरेटिव वही बनेगा जो गवर्नेंस दिए होंगे आप, जिस गवर्नेंस के जिन अपने कार्यकाल की जो आपकी सफलताएं हैं उसकी आप चर्चा करेंगे। यह आश्चर्यजनक रूप से तथ्य सामने आया कि सत्तारूढ़ दल के लोग अपने गवर्नेंस की बात नहीं कर रहे थे। अपने 10 साल के सरकार के उपलब्धियों के, कार्यक्रमों की, योजनाओं की, नीतियों की कोई चर्चा नहीं की। वह 2019 की तरह या 2014 की तरह विपक्षी सरकारों पे केवल हमलावर रहे, उनकी आलोचना में लगे रहे, खासतौर से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी। देश के अन्य हिस्सों में भी यही रहा। ऐसे में जब भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का नारा नहीं चला, ध्रुवीकरण की कोशिशें नहीं हुई, अपने सरकार के प्रति आकर्षण का कोई तत्व नहीं बचा, विपक्ष के द्वारा जो उठाए गए मुद्दे थे उनका विमर्श जनता के बीच तक गया, तो मेरा अपना मानना है कि इस चरण में भारतीय जनता पार्टी 2019 की जो सफलताएं थी, गोया कि 14 में से 10 मुझे कठिन लगता है। और कोई भी संसदीय क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इस गठबंधन ने गंभीर चुनौती न प्रस्तुत की। 14 सीटों में जहां आज मतदान हुआ है वहां 10 से ज्यादा सीटें मतलब इंडिया गठबंधन के पास 10 सीटें जा रही हैं। नहीं, मतलब मैं संख्या आपको नहीं बता सकता, लेकिन मेरा अपना मानना यह है कि जो 10 सीटें बीजेपी के पास थी, उन 10 सीटों पर उसको रिटेन करना बीजेपी के लिए बहुत कठिन है। बहुत कठिन है, लेकिन एक अंतर तो बता ही सकते हैं कि कितना मतलब कठिन लग रहा है। अगर 10 सीटें हैं तो वो कितनी रिटेन कर पाएंगी,
1 2 4 5 नहीं, 9। कोई ऐसी सीट नहीं है जो एकदम क्लियर कट बीजेपी के पक्ष में। अच्छा, मतलब बीजेपी को हर सीट पर संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है और वो मुश्किल में है, वो कठिनाई में है ना। कोई ऐसी सीट में नहीं देखता। निश्चित तौर पर हम लोग साइकोलॉजिस्ट नहीं है, हम लोग ज्योतिषी नहीं है, तो उस तरीके का आकलन तो नहीं कर सकते, लेकिन ये कह सकते हैं कि बीजेपी जो है वो कहीं पर भी 14 की 14 सीट में कंफर्टेबल नजर नहीं आती, इंक्लूडिंग सर इसे सुल्तानपुर भी मान ले, मेनका गांधी वाला। सुल्तानपुर के तथ्य मानिए कि जो पिछली बार बीएसपी के उम्मीदवार थे सोनू सिंह, वो समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए चुनाव के मौके पर। पिछली जो हार जीत थी वो कोई लाखों में नहीं थी, कुछ हजार वोट की जीत थी मेनका गांधी की। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मैं मेनका गांधी को एक लोकप्रिय सांसद मानता हूं, भारतीय जनता पार्टी से अलग। बावजूद इसके आज का जो चुनाव हुआ वह व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, वह इस बात के लिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में लाना है, मोदी जी को सत्ता में लाना है, सत्ता से बाहर करना है। तो उसमें सुल्तानपुर की भी सीट है और यही परिणाम में हुआ कि जो राजपूत समुदाय भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक बेहतर माहौल बनाता रहा है, वो नहीं बनता हुआ दिखाई दिया। उस समुदाय के लोग नाराज नजर आए। हाँ, बहुत सारे वर्ग नाराज हुए हैं और खासतौर से जो युवाओं का मामला इस बार बिल्कुल अलग होकर निकला है। दलितों और पिछड़ों का जो मामला निकला है उसने चुनाव की तस्वीर बदल दी है। तो सर ये उत्तर प्रदेश में क्या 62 सीटें अपनी जो थी भारतीय जनता पार्टी की, वो किसी तरीके से बचा पाएगी, रिटेन कर पाएगी? वैसे तो वो 80 के ख्वाब देख रहे थे कि 80 सीटों का टारगेट रखा था, कहा था कि 80, बाद में कहा नहीं, ये जुमले भी होते हैं कुछ। तो ये अभी आपको कितना लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भी क्या आधी हो जाएगी या उससे भी कम रह जाएगी? ये भी संभावना है क्या? 6वें और 7वें चरण में जिन इलाकों में उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है उसमें 12 क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का या तो एक भी विधायक नहीं है या 1 या 2 विधायक है विधानसभा चुनाव के दौरान। अगर विधानसभा चुनाव के दौरान आए परिणाम में कोई राजनीतिक संदेश छिपा हुआ है तो उसमें आपके प्रश्न का उत्तर भी शामिल है। अगर पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मत प्रतिशत गिरा, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का मत प्रतिशत बढ़ा, तो आपके इन आंकड़ों में भी आपके प्रश्न का जवाब शामिल है। सर सवाल है, 2 सवाल हैं। एक तो यह है, चुनाव आयोग के प्रमुख साहब ने तो खुलेआम धमकियां देते हुए नजर आए आज, और वो बहुत कॉन्फिडेंस में है। इससे क्या अंदाजा लगाया जाए? आपको मालूम ही है ताजा घटनाक्रम का। और इसी तरह का एक सवाल जो है वो सागर साहब का है। कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री देश के लोकतंत्र को पाकिस्तान जैसा बना रहे हैं, जहां हर पार्टी सत्ता में आने पर विरोधी दल के नेता को जेल में डाल देती है। प्रधानमंत्री खुल्लम खुल्ला तेजस्वी को चुनाव बाद जेल भेजने की बात कह रहे हैं। रैली में ये बात उन्होंने कही है जी। तो इस पर सर क्या आप ये देखिए, ये तो तथ्य है ना। इसी बात को लेकर के तो लोकतंत्र बचाने की बात की जा रही है। अगर आप विपक्ष को स्थान नहीं देंगे, असहमति को स्थान नहीं देंगे, असहमति के विमर्श को स्वीकार करने के लिए नहीं तैयार होंगे, विपक्ष के राजनीतिक दलों को उनके राजनीतिक कार्यक्रमों को संचालित करने की अनुमति नहीं देंगे, विपक्षी दलों के जो आर्थिक संसाधन है उसको सुखा देने का प्रयास करेंगे, तो इन्हीं मुद्दों को तो लेकर के लोकतंत्र के खतरे की बात पैदा हुई है। इन्हीं बयानों से तो लोकतंत्र खतरे में बात कही जा रही है। और जो इन पार्टियों के समर्थक हैं वो एकजुट हो रहे हैं, अन्य कोई कारण नहीं है। जो लोकतांत्रिक मूल्यों में आस्था रखने वाले लोग हैं उनके मन में बेचैनी इन्हीं कारणों से। ठीक है, कोई भ्रष्टाचार में शामिल है, उसको बचाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इस तरह की एकांगी कार्रवाई, एक तरफा कार्रवाई, वो भी उचित नहीं है। दूसरी चीज यह है कि निर्वाचन आयोग ने निश्चित रूप से देश के लोगों को निराश किया। निर्वाचन आयोग से उम्मीद की जाती है कि वह तटस्थ, पारदर्शी और ईमानदारी से चुनाव करावे। हर व्यक्ति के पास अपनी राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के पूरे अवसर हों और बराबर के अवसर। चुनाव की प्रक्रिया इस तरह से संचालित की जानी चाहिए जिसमें यह लगे कि निर्वाचन आयोग एक रेफरी की भूमिका में है।
अगर आप चुनाव की घोषणा की तिथियों से लेकर के और मतदान के आंकड़े बताने तक हीला हवाली करेंगे तो निश्चित रूप से संदेह पैदा होगा, और चुनाव संदेह की परे होने चाहिए। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने एक संवैधानिक संस्था बनाई और इस बात की कोशिश की, इतने अधिकार संवैधानिक अधिकार दिए कि कम से कम सत्तारूढ़ दल का कोई असर न हो। आज निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को लेकर के तमाम तरह के सवाल पैदा किए जा रहे हैं। उसमें फॉर्म 17C न देना, उसको पब्लिक न करना, आंकड़े देने में देरी करना, विपक्ष के खिलाफ शिकायतों को गंभीरता से लेना, सत्तारूढ़ दल के नेताओं को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करना, ये तमाम सवाल है। और निर्वाचन आयोग को लेकर के अगर कोई संदेह की स्थिति बनती है तो निश्चित रूप से ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही शुभ नहीं है, ये चिंता का विषय होना चाहिए।